Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at College of Agriculture at G.B. Pant University of Agriculture and Technology. And in the series of soil fertility lecture, today we will learn about the soil chemical properties and how these chemical properties influence soil fertility. There are a number of soil chemical properties such as soil pH, EC, soil salinity, salt content, cation exchange capacity, anion exchange capacity, aromatic content, available nutrient, etc. And these chemical properties are very important, and these have a very great impact on nutrient availability and thus affect soil fertility. So today we will learn about these chemical properties and how these properties influence soil fertility. So important one is soil pH, and I have delivered a lecture on soil pH and it has been uploaded on my YouTube channel, and you can watch the effect of soil pH. And this soil pH affect the nutrient solubility, nutrient availability, microbial activity and organic matter decomposition. And there is a great impact, or we can say that there is a huge influence of soil pH on nutrient availability. And nutrient solubility is decided by soil pH. That's why soil pH is very important factor which decide soil fertility. If soil pH is too acidic or too high, then nutrient will not be available, and in this situation soil is not fertile despite the nutrients are available, because acidic condition or alkaline condition the nutrients are converted into insoluble form. तो आप वहाँ जाकर के इस लेक्चर को देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे अपलोड है सॉइल पीएच का, बहुत डिटेल्ड लेक्चर है सॉइल पीएच. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन प्रॉपर्टी, एंड दिस सॉइल पीएच को अगर बहुत डिटेल से समझना है तो आप उस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, तो आपको पूरा सॉइल पीएच का इम्पैक्ट आएगा, समझ में आ जाएगा. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर is EC, electrical conductivity, and if we see the by science definition, electrical conductivity is reciprocal of electrical resistivity. तो ये एक साइंस की डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम सॉइल में देखें तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड इट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिकल करंट, एंड इलेक्ट्रिकल करंट इज़ कैरिड बाय चार्ज. तो अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सॉइल से क्या रिलेशन आ रहा है. तो यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टेंस जो हो रहा है इलेक्ट्रिकल करंट का, दैट इज़ बाई चार्ज और आयन. और सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन. तो इसका मतलब जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होंगे, जितने ज़्यादा आयन्स होंगे, इट मीन्स देयर इज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और ये जो न्यूट्रिएंट्स है और जो आयन्स हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ साल्ट, चाहे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, या सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर आयन्स. एंड दिस इफ आयन क्वांटिटी इज़ हाई, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ हाई. तो ये आपको समझना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किससे लिंक्ड है, साल्ट कंटेंट से लिंक है. इफ़ साल्ट कंटेंट इज़ मोर, ईसी इज़ हाई. तो अब ये साल्ट कंटेंट क्या सॉइल में होने बहुत ज़रूरी है या नहीं होने ज़रूरी है. देखिए, इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन, एंड दीज आयन कैरी करंट. ओके, तो इसका मतलब कि अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, साल्ट नहीं होंगे, तो सॉइल फर्टिलिटी नहीं होगी. बट दीज आयन्स शुड बी इन ए लिमिट. अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गए, देन देर इज़ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और टॉक्सिसिटी इफेक्ट. अगर बहुत कम आ गए हुए इसमें सॉइल में, देन दिस न्यूट्रिएंट कैन नॉट फुलफिल सॉइल plant requirement. So these should be in a appropriate amount, and this salt content, or in other words we can say iron content, should be in a limit. जो इसका जो हम EC में मेज़र करते हैं साल्ट कंटेंट को, इन जनरली वैसे तो PPM में कर सकते हैं, एंड परसेंटेज में भी कर सकते हैं, मिलीग्राम पर केजी सॉइल में भी कर सकते हैं, बट जनरल इंडिकेटर ऑफ साल्ट कंटेंट इज़ EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो ये देखिए होता क्या है इसमें, ये मान लीजिए ये सॉइल है, और इस सॉइल पे क्या है, सारे आयन्स हैं, चाहे इसके अंदर हैं चाहे बाहर हैं, इसके लेयर्स के बीच में है या अंदर है. न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सॉइल, एंड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल टू प्लांट एज सच. जब तक कि इसमें सॉइल मॉइस्चर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, उसमें आयन्स नहीं आएंगे. अब इसका मतलब सॉइल मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है. मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर सॉइल मॉइस्चर नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होगा. हमने ये ड्राई सॉइल ली इसमें, और ये हमने सॉइल लिया, एंड दिस सॉइल न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट, but these nutrients are not as such present to the plant root. Water must be present between the soil pore, and roots cannot absorb the nutrient directly from the soil particles. तो क्या होना जरूरी है, इसके अंदर मॉइस्चर होना जरूरी है. Then root can extract the nutrient from soil solution. और इसमें जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे, जितना आयन होगा, सॉइल सोल्यूशन उतना ही आएगा. मैं आपको ये एक कोशिश करता हूँ कि इसमें अगर हम ये वाटर फिल करें, ओके,
सो वाटर इज़ प्रेजेंट इन सॉइल आइदर इरिगेशन और रेनफॉल। यहाँ तो मैंने बोतल से डाला है, और सोचिए कि एक नॉर्मल सिचुएशन हो, नेचुरल कंडीशन में क्या होगा, वाटर होगा, और उस वाटर में क्या होगा, इरिगेशन या रेनफॉल से अब ये सॉइल क्या होगी, इस वाटर में डिजोल्व होगी, एंड बाय द केमिकल रिएक्शन देयर आर सेवरल रिएक्शंस एंड द न्यूट्रेंट प्रेजेंट ऑन सॉइल पार्टिकल्स कम इनटू द सॉइल सॉल्यूशन। अब क्या है, इस सॉइल सॉल्यूशन के अंदर वो आयंस आ गए, या हम कह सकते हैं साल्ट के कैटायन एनायन आ गए। अब इसका हम EC निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालेंगे, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी हाई इफ द आयंस ऑन द सॉइल पार्टिकल्स आर मोर। तो देखिए अगर हम इसको दिखा रहे हैं, ये पानी जो है दैट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट, जो ये पानी गिर रहा है देखिए, एंड न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सॉइल वाटर, दैट्स वाई द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट। तो जितने इसमें ज़्यादा होंगे उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। बट इफ़ आयंस आर प्रेजेंट बियॉन्ड द लिमिट, टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा होगा तो क्या है, दैट इज़ टॉक्सिसिटी। और अगर इसमें आयंस कम है देन दिस न्यूट्रिएंट कैन नॉट फुलफिल प्लांट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो इससे हम EC से पता कर सकते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट के साल्ट कंटेंट कितना कम या ज़्यादा है। तो इन जनरल इन सॉइल की जो EC होती है 2 डेसीसाइमन पर मीटर सेफ होती है। अदरवाइज प्लांट इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट टॉलरेंस, जैसे कॉटन है, बार्ले है, हाई सैलिनिटी को भी कर सकता है। तो ये एक EC बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कैरेक्टर है। तो मैंने बताया कि ना तो बहुत कम होना चाहिए EC, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यदि कम है तो इसका मतलब क्या है, सॉइल में न्यूट्रिएंट बहुत कम है, और अगर EC ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब उसमें क्या है, साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अनदर कैरेक्टर इज साल्ट कंटेंट, जो ये दैट इज लिंक्ड विद द EC। तो सैलिनिटी डिसाइड द सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, और इस सैलिनिटी और एल्कलिनिटी डिपेंड्स अपॉन द सोडियम कंटेंट एंड कार्बोनेट कंटेंट एंड अदर्स आयंस। तो ये एक बताएंगे बाद में इसको कि किस तरह से सलाइन सॉइल होती हैं, सलाइन एल्कली सॉइल होती हैं, एल्कली सॉइल होती हैं। तो ये जो EC और साल्ट कंटेंट लिंक्ड है। तो ये साल्ट कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यदि सलाइन सॉइल होगी, साल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, देन सॉइल फर्टिलिटी विल बी पुअर बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल टू प्लांट। तो ये मैंने आपको बताया, pH बताया, EC बताया, साल्ट कंटेंट बताया। एंड अनदर पैरामीटर और कैरेक्टर इज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। एंड व्हाट इज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी? देखिए जो सॉइल है, इस सॉइल पे दिस सॉइल पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, pH डिपेंडेंट चार्ज एंड परमानेंट चार्ज। इस पार्टिकल पे, सॉइल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज हैं। इसके दो हैं, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, ड्यू टू आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन परमानेंट चार्ज, बताएंगे इसको, एक कभी डिटेल लेक्चर लेंगे आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन का। और इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक ग्रुप से क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये सॉइल कोलाइट कैरी नेगेटिव चार्ज। अब इसमें ये देखिए सब इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस होंगे, और ये नेगेटिव चार्ज डिपेंड अपॉन दी सॉइल टाइप, कि उसमें 2:1 टाइप का मिनरल है या 1:1 टाइप मिनरल है या ऑर्गेनिक मैटर है। तो वो डिपेंड करेगा, क्ले में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। तो अब इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसका मतलब क्या करेगा, कैटायंस को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करेगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दिस पार्टिकल, और ये मान लीजिए एक पार्टिकल है क्ले का, एंड दिस पार्टिकल विल होल्ड कैटायंस बिकॉज इट कैरी नेगेटिव चार्जेस। अब इसमें जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही ज़्यादा ये कैटायंस को एब्जॉर्ब करेगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई न्यूट्रेंट है तो कहाँ सॉइल में कहाँ जाएगा, पार्टिकल पर आ जाएगा। अब क्या है, न्यूट्रेंट एज सच इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट रूट, तो कहाँ आना चाहिए, सॉइल सॉल्यूशन में आएगा। अब अगर इससे सॉइल पार्टिकल से सॉइल सॉल्यूशन में आ जाता है, एंड दिस इज एक्सचेंज फिनोमिना, तो देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द सॉलिड एंड सॉइल सॉल्यूशन फेज, सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज। अगर ये फिनोमिना हो रही है तो कैटायन सॉइल सॉल्यूशन में आएगा, एंड देन कैटायन विल बी अवेलेबल टू प्लांट, and in this situation soil is said to be fertile. And suppose there is another condition that soil carry negative charge and it hold charges very tightly, and charges do not come into the soil solution, then there will be very little ions in soil solution and will not be available to plant, and this situation soil is not said to be fertile. इसमें देखिए चार्जेस है लेकिन सॉइल सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है, तो सॉइल फर्टाइल नहीं होगी। इसका मतलब कि क्ले पार्टिकल का, सॉइल पार्टिकल का उसको होल्ड करना और उसको सॉइल वाटर के साथ एक्सचेंज करना जरूरी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लीज डाउन। अगर ये एक्सचेंज फिनोमिना नहीं होगा, इसमें माना नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे, तो क्या होगा, जो भी आयंस आएंगे, कैटायंस आएंगे, फर्टिलाइजर्स के थ्रू आए, मैन्योर्स के थ्रू आए, ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू आए, सब क्या होंगे, होल्ड नहीं कर पाएगी सॉइल, और क्या हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा। तो ये जो कैटायन एक्सचेंज फिनोमिना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द न्यूट्रेंट लॉस बाय लीचिंग। तो मान लीजिए सॉल्यूशन में न्यूट्रेंट है और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस नहीं है, तो इसको होल्ड नहीं कर पाएगा और सारे के सारे न्यूट्रेंट क्या कर जाएंगे, लीच कर जाएंगे। तो इसका मतलब कि इसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा तो उतना ही क्या करेगी, कैटायंस को सॉइल विल
होल्ड, और ये होल्डिंग के साथ साथ इसको सॉइल सॉल्यूशन के साथ एक्सचेंज भी करना है। ऐसा ना हो कि वो उसको टाइटली होल्ड कर ले, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले, कोवैलेंट बॉन्ड बना ले, दूसरे तरह के बॉन्ड बनाए और उसको रिलीज़ ना कर पाए। तो एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो सॉइल फर्टिलिटी नहीं होगी। तो दिस इज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी, सॉइल पार्टिकल के नेगेटिव चार्जेस पे, उस पर कितने नेगेटिव चार्जेस हैं। और ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आते हैं, परमानेंट चार्जेस एंड पीएच डिपेंडेंट चार्जेस। तो जो परमानेंट चार्जेस हैं वो आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन हैं, और जो पीएच डिपेंडेंट चार्जेस हैं वो क्ले पार्टिकल पे रहते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जैसे पीएच बढ़ती है कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक ग्रुप बढ़ते हैं तो उनको नेगेटिव चार्जेस भी बढ़ता है। तो ये सोर्स है नेगेटिव चार्जेस के, और ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है। एंड दिस कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और नेगेटिव चार्जेस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल। ये इसकी ओल्ड यूनिट है, और जो नई यूनिट है सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी सॉइल। तो सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी सॉइल भी इसकी यूनिट है, और जो ओल्ड यूनिट है वो मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल। तो ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आप समझ गए होंगे सॉइल की कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्ले की ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल की कम होती है। तो इसी कारण से सैंडी सॉइल की फर्टिलिटी इज लो एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। सिमिलर इज दी एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो देखिए एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी में क्या होगा, पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तभी वो एनायन को एब्जॉर्व करेगा। अगर हम देखें नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर, नाइट्रोजन नाइट्रेट, फास्फोरस फास्फेट एंड सल्फर सल्फेट, ये मेजर न्यूट्रेंट अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए 3 ये एनायन है। तो अब ये एनायंस को भी सॉइल को होल्ड करना जरूरी है, नहीं तो इनकी क्या होगी, लीचिंग होगी। तो एनायन कैपेसिटी इज आल्सो देयर। सो ऑन ब्रोकन एजेस ऑफ क्ले पार्टिकल सम पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, एंड amine group of organic matter also contain positive charge, that's why it also hold some anions। तो ये एक प्रॉपर्टी है सॉइल की कि जिसमें क्या होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बट द क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन क्ले पार्टिकल इज वेरी लेस, दैट्स वाई एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज वेरी लो एज कम्पेयर टू कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो देखिए नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट किसके थ्रू हो रहे हैं, ये किसके थ्रू हेल्ड हो रहे हैं, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी के। और कैल्शियम, अमोनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जितने भी कैटायंस हैं दैट्स आर ड्यू टू कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, नेगेटिव चार्जेस ऑफ क्ले पार्टिकल। तो ये हमने देखा एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दी नाइट्रेट, फास्फेट एंड सल्फेट पॉइंट ऑफ व्यू। अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। इसको पहले ही बताया जा चुका है। ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इन्फ्लुएंसेस सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्योंकि इसमें ह्यूमस है, ह्यूमिक एसिड्स हैं, बहुत इसमें एग्रीगेशन में हेल्प करता है, और फिनोलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल विल बी फर्टाइल। तो ये ऑर्गेनिक मैटर एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है सॉइल फर्टिलिटी का। जिस सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कम है डेफिनेटली सॉइल फर्टिलिटी इज पुअर। तो देयर इज अ डायरेक्ट लिंक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो ऑर्गेनिक मैटर के क्या क्या इफेक्ट हैं, इसको एक सेपरेट लेक्चर बताएंगे। आज के लिए आपको ये बता रहे हैं कि ये केमिकल कैरेक्टर है सॉइल का दैट इन्फ्लुएंस द सॉइल फर्टिलिटी। और ये देखिए एक अगर ऑर्गेनिक कार्बन या हम कहें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है सॉइल में। अगर ये नहीं होगा तो फर्टिलिटी विल बी वेरी लो। एंड अनदर केमिकल प्रॉपर्टी इज अवेलेबल न्यूट्रिएंट, अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल फास्फोरस, अवेलेबल पोटेशियम। अवेलेबल इसलिए कह रहे हैं, देखिए टोटल और अवेलेबल दो टर्म्स होती हैं। टोटल में तो यह है कि सॉइल में कितना है, एंड अवेलेबल हाउ मच इज प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन एंड अवेलेबल टू प्लांट, कितना सॉल्युबल हुआ। फॉर एग्जाम्पल फास्फेट है, अगर उसने आयरन कंपाउंड के साथ बना रखा है, एल्युमिनियम फास्फेट और आयरन फास्फेट और कैल्शियम फास्फेट, एंड दीज आर इनसॉल्युबल फास्फेट कंपाउंड एंड दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जब सॉल्युबल नहीं होंगे तो प्लांट को अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऐसे केस में इन टर्म्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इन टर्म्स ऑफ फास्फोरस इज़ वेरी लो। तो अगर हम सॉइल में मेजर करेंगे तो हमें फास्फोरस, टोटल फास्फोरस बहुत ज़्यादा नजर आएगा, लेकिन वाटर में तो सॉल्युबल है ही नहीं, एंड व्हेन इट इज़ नॉट सॉल्युबल देन नॉट अवेलेबल टू प्लांट। तो ऐसे केस में अवेलेबल फास्फोरस क्या है, कम है। तो ऐसे न्यूट्रेंट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, टोटल न्यूट्रेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली पोटेशियम, टोटल पोटेशियम एंड एक्सचेंजेबल पोटेशियम, ये टोटल इंटर लेयर में भी फिक्स हो सकता है, नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में भी हो सकता है। तो कितना एक्सचेंजेबल और कितना सॉइल सॉल्यूशन है। तो न्यूट्रेंट का ना नॉट ओनली टोटल क्वांटिटी बट अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल विच इज प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन एंड सॉल्युबल, दैट क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्लांट अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको मैंने बताया ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, पीएच, ईसी, साल्ट कंटेंट, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड अवेलेबल न्यूट्रिएंट। तो ये अगर पैरामीटर एक ऑप्टिमम रेंज में है, जैसे पीएच का न्यूट्रल रेंज में होना,
तो जितना ये रेंज में होंगे उतनी ही सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होगी। इसमें देखिए मैं पीएच का एक बहुत डिटेल लेक्चर में दे चुका हूँ, ईसी का आज मैंने आपको बताया है। ऑर्गेनिक मैटर के लिए हम पूरा एक सेपरेट लेक्चर आपको बताएंगे कि कैसे ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंस करता है सॉइल प्रॉपर्टीज़ को। केवल आज ये समझें कि ऑर्गेनिक मैटर इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।